क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर आना चाहती हूँ। वैसे भी इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। माना मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो पहले से घर में है उसे इस तरह नज़रअंदाज कर दो कि उसे लगे कि वो है ही नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करने आना चाहती हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं होता। यह बस कुछ दिनों की बात है। देखना, जैसे ही कुछ साल बीत जाएंगे उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे खूबसूरती कौन सा हमेशा रहती है? जो रहते हैं वो है गुण, और मेरी बेटी तो गुणों की खान है। पर माँ, आज के समय में गुण कौन देखता है? अगर माँ मैंने कुछ नहीं करा ना, तो मेरी हालत घर के उस सामान जैसी हो जाएगी। जो घर पे रहे ना रहे, घर वालों को कोई मतलब नहीं। अरे तू क्या करेगी? ऐसा क्या कर सकती है कि घर वाले पहले की तरह तुझ पर ध्यान दे? देख बेटा, कुछ गलत ना कर लेना। ये सब जो भी हो रहा है ना, उस नेहा की वजह से हो रहा है। अगर नेहा इस घर से चली जाए ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तब घर के लोग मुझे सामान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। अरे लेकिन तू उसे निकालने के लिए क्या कर सकती है? और वो क्यों जाएगी? उसका भी तो ससुराल है ना। बस आप देखते रहिए माँ, मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। ना माँ और नहीं। फिर अगले दिन, नेहा, क्या तुम माँ जी को उनकी बीपी की दवाइयाँ दे दोगी? मैं ज़रा कुछ काम कर रही हूँ। माँ जी को वक्त पर दवाई देना ज़रूरी है, जानती ही होगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, कहाँ है दवाई? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए जितना किया है वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया माँ ने? देखिए ना, कैसे महारानी बना कर रखती है मुझे वो। वरना मेरी माँ, उसने तो मेरी हालत नौकरानी वाली कर रखी थी। सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम, लेकिन यहाँ तो आराम ही आराम। वैसे कहाँ है दवाई? हाँ, सही बात है। तेरे आने के बाद से तो इस घर में मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। पर कोई ना, वो वहीं टेबल पर रखी होगी दवाई। दे दो माँ को, मैं खाना बनाती हूँ। देवरानी सास को दवाई देती है। दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सास की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ जी की तबीयत यूँ अचानक से कैसे बिगड़ गई? माँ जी का तो पहले ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। इन्होंने कोई गलत दवाई ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे क्या दिया था इनको आप लोगों ने? ये छोटी वाली बहू ने ही दवाई दी थी। बड़ी देती है तो ठीक रहता है, छोटी ने न जाने क्या खिला दिया। लेकिन मैंने तो बीपी की दवाई दी थी। ये देखिए, ये दवाई थी। ये वो दवाई नहीं है जो ये खाती है, ये कोई दूसरी दवाई है। ला ये देखो, ये किस चीज़ की है। डॉक्टर दवाई देखते हैं और फिर, अरे ये तो नींद की दवाई है, वो भी एक्सपायरी वाली। मुझे दिखाओ। हाँ, ये वो दवाई नहीं है। माँ जी की दवाई तो ये वाली है। क्या है नेहा, माना सुंदर हो लेकिन थोड़ी अकल भी तो लगा लिया करो। क्या है नेहा भाभी, आपने माँ को दवाई देखकर क्यों नहीं दी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आज आपकी वजह से माँ को कुछ भी हो सकता था। लगता है भगवान ने केवल शक्ल दी है, अकल नहीं दी। बुद्धि देना ही भूल गए। अगले दिन, सुनो नेहा, टेबल पर फाइल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ऐसा करो, उनको अच्छी तरह फाड़ कर फेंक दो, वो अब किसी काम के नहीं है। लेकिन भाभी, ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं कैसे फाड़ दूँ? अरे मेरे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब किसी काम के नहीं, इसलिए। घर गंदा रहता है, सफाई का जिम्मा सारा मेरे पर है। मेरे घर में फालतू के कागज़ पड़े ही रहते हैं। देवरानी टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद, भाभी यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी, आपने देखी क्या? अरे नहीं देखी देवर जी, वहीं होगी। भाभी, वो सारी फाइल तो मैंने फाड़ के फेंक दी। आप ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन वो तो पुराने बेकार पेपर फाड़ने बोला था। तूने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, भाभी ने बोला और आपने बिना देखे उसको फेंक दिया। अरे कल को निशा भाभी आपको कुएं में कूदने को कहेगी तो आप कूद जाएंगे क्या? आपके पास खुद का कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो? उसने बोला ना, गलती मेरी ही है। मुझे ही ठीक से बताना चाहिए था। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये भी तो एक बार फाइल खोलकर देख सकती थी। हर वक्त अपनी गलती आप पर ही डालती रहती है।
कल भी जब माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों ने इनको सुंदर सुंदर बोलकर बहुत सर पर चढ़ा रखा था। लेकिन सुंदर होने से कुछ थोड़ी ना होता है, गुण तो इनमें एक भी नहीं है। नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जानती कि वो फाइल कितनी ज़रूरी थी। अब क्या करूं? आपकी उस फाइल की कोई कॉपी है क्या? हाँ भाभी, मेरे लैपटॉप में है। तो बस मीटिंग के लिए तब तक वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हाँ, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ऐसे ही जेठानी देवरानी को अपनी छोटी छोटी चालों में फंसाकर घर वालों को देवरानी के खिलाफ भड़का देती है, जिससे घर वाले देवरानी को घर से निकाल देते हैं। और ऐसे हमारी जेठानी जी देवरानी को घर से विदा करती है। ससुराल का पानी पार्ट 1। बचपन में हमने सुविचार पढ़ा था, जल ही जीवन है, और वास्तविकता में यही तो सच है। लेकिन सोचिए, अगर अपनी मर्जी से पानी पीने पर भी रोक लग जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। सुबह सुबह। अरे यार सोनम, कितनी बार कहा है मैंने, बाथरूम में ठंडा पानी रखा करो। आपकी माँ के आगे मेरी चले तब ना। नहा लो चुपचाप गर्म पानी से, मैंने भी इसी से नहाया है। इतनी तेज गर्मी, ऊपर से गर्म पानी, कहीं मैं ही भट्टी की आग की तरह जलने ना लगूं। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? हाँ, क्या हुआ राजीव, अब तक तुम नहाने नहीं गए? मैंने गर्म पानी तो कब का रख दिया है। वो माँ, ठंड। क्या कहा? ठंडा? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ, मैं कह रहा था ठंडी हो या गर्मी, नहाना तो गर्म पानी से ही चाहिए, है ना? क्योंकि गर्म पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठंडे पानी में काफी कीटाणु और बीमारी होती है। वही मैं सोचूं माँ जी कि साल की 365 दिन बिस्तर पर क्यों पड़ी रहती हैं आप? कभी हाथ दर्द होता है, कभी पैर, कभी कुछ नहीं तो एंजाइटी हो जाती है। तुम लोगों के कारण। वैसे बहू, ये फ्रिज का दरवाजा खुला क्यों है? ममता जी जैसे ही दरवाजा बंद करने जाती है तो देखती है कि फ्रीजर में बर्फ जमने के लिए रखी गई है। बहू, राजीव, चिंटू, मिंटू, राजीव के पापा, कहाँ हो सब? जल्दी से इधर आओ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ठीक तो हो ना तुम? पक्का आज किसी की गर्दन कटने वाली है। किसी और की नहीं, आपकी ही। माँ जी ने फ्रीजर में बर्फ जमाने के लिए रखा हुआ पानी देख लिया है। ये किसने किया? किसने रखा ये फ्रीजर में? इस घर में किसकी इतनी हिम्मत हुई कि बर्फ जमाने की भूल कर बैठा? सबको पता है कि ठंडा पानी शरीर में जहर का काम करता है, कितनी बीमारियां होती है इससे, फिर भी। हाँ माँ जी, लेकिन वो तो बारिश में ना, गर्मी में तो वैसे भी गर्म पानी पी के ऐसा लगता है किसी ने जुबान जलते तवे पर रख दी हो, है ना? इसीलिए तेरी जुबान इतनी चल रही है। मुझे पता है तेरी ही है ये हरकत, हैं? अगली बार से ऐसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। थैंक यू मेरी जान, आज तो तुमने बचा लिया, वरना खटिया खड़ी हो जाती। मैंने सोचा था बर्फ जमा कर ठंडे पानी से नहाऊंगा, लेकिन माँ ने तो सारे सपनों पर गर्म पानी फेर दिया। अब जो है उसी से नहा लो। वहीं खाने के समय, वाह मम्मा, कितना सारा खाना, बहुत टेस्टी है। वहीं जल्दबाजी के चक्कर में चिंटू जलता हुआ खाना खा लेता है और उसकी जुबान जल जाती है। ये बहुत गरम है, पानी पानी दो। ये पानी भी गरम है, मेरी जुबान जल गई। गरम गरम खाने की कोशिश करेगा तो यही होगा ना, ऊपर से पानी भी गरम है। लेकिन दादी, आपकी वजह से ही तो हम गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी के लिए तो आप ही मना करती हो। हाँ, क्योंकि ठंडे पानी से तबीयत खराब होती है। अब तू ठंडा पानी पिएगा, बीमार पड़ेगा, स्कूल में छुट्टियां करेगा, ऊपर से हॉस्पिटल के चक्कर, तो प्रॉब्लम किसको होगी? तुझे और तेरे साथ हमें। तो बेटा वो नौबत ही ना आए तो, हैं? अरे दादी, भले ही हम गर्मी में गर्म पानी पी के तपते रहे। क्या है माँ, बच्चे के लिए तो इतने सख्त रूल्स ना बनाओ।
अरे तू चुप रह, बीवी का गुलाम। इसके लिए भी बीवी ने भड़काया होगा। आज बच्चा रेस्ट्रिक्शन में रहेगा, तभी बड़ा होके अच्छा इंसान बनेगा। खाओ खाना अब चुपचाप सब। ऐसे ही ममता जी की हमेशा की आदत थी। नहाना हो, खाना हो, पीना हो या और कोई काम हो, घर में सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी का ही इस्तेमाल हो। ठंडा पानी के तो नाम से ही ममता जी का माथा ठनक जाता था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ सामान लाने। अच्छा जल्दी आना। जी माँ जी। फिर सोनम बाजार चली जाती है और जब वो बाजार से लौटती है तो पूरी तरह भीग चुकी होती है। अरे ये क्या बहू, बाहर बारिश हो रही है क्या? हाँ, आपकी बारिश। देखो पसीने से मैं कितनी भीग गई। अरे रे रे, जा गर्म पानी में डिटॉल डालकर नहा ले, सारे कीटाणु मर जाएंगे। जी माँ जी। हाय रब्बा, बाहर इतनी गर्मी सह कर आ रही हूँ, अब अगर गर्म पानी से नहाई तो गर्मी से ही पिघल जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, पीछे वाले दरवाजे से चुपके से पड़ोसन के यहाँ जाके नहा कर आ जाती हूँ। फिर सोनम चुपके से अपने कपड़े लेकर पड़ोसन के घर नहाने के लिए चली जाती है। बाहर बहुत ही ज्यादा लू चल रही है, यह धूल उड़कर कहाँ से आ रही है? तभी ममता जी देखती हैं कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। यह किसने खोल दिया? जरूर बच्चों का काम होगा। फिर ममता जी जैसे ही दरवाजा बंद करने जाती है तो देखती है कि सोनम पड़ोसन के घर से नहाकर बाहर निकल रही थी। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तेरा इंतजार बहू। नहा चुकी? पड़ोसन के बाथरूम में बर्फीले पानी से? वो माँ जी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। अच्छा, तो ये डेटॉल की बोतल पड़ोसन ने दी है? बहू झूठ तो ढंग का बोला कर। तूने मेरे बनाए हुए रूल तोड़कर ठीक नहीं किया। अब से 1 हफ्ते तक तुझे बिना पंखे के ही सोना पड़ेगा और हर चीज सिर्फ गर्म ही खानी होगी। तब तेरी हेल्थ और दिमाग दोनों सही हो जाएंगे। गर्मी बहुत लगती है ना तुझे, फिर गर्म की ही आदत हो जाएगी। बेचारी सोनम, पड़ोसन के यहाँ जाके नहाने की उसे इतनी बड़ी सजा मिली। मरती बेचारी क्या ना करती, मान जाती है सास की बात। फिर एक दिन, मम्मा मम्मा, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, पैसे दे दो, आइसक्रीम खाना है। हाँ मम्मा, बाहर बहुत गर्मी है, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत दिन हो गए ठंडा ठंडा कुछ खाए, हमें तो याद भी नहीं कि ठंडी चीज लगती कैसी है। ये लो पैसे और दादी की नजरों से बचकर आइसक्रीम खाना। बहू ने तो कह दिया ममता जी की नजरों से बचने के लिए, लेकिन सास की नजरें होती ही इतनी तेज है कि कोई नहीं बच पाता। बेचारे बच्चे कैसे बचते। अंकल अंकल, मुझे ऑरेंज वाली आइसक्रीम देना और मुझे काला खट्टा। क्यों रे ममता, तू तो बड़ी डिंगे मारती थी कि तेरे घर में कोई ठंडी चीज छूता तक नहीं है। हाँ तो सच ही तो कहा मैंने, मेरे घर में ठंडी चीजें बंद है। अरे खाना और लाना दोनों। वो देख, चिंटू मिंटू आइसक्रीम खा रहे हैं। अब बता, आई बड़ी झूठी कहीं की। तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इन दोनों की अकल ठीक करती हूँ। फिर ममता जी दोनों बच्चों के पास जाके उनके कान पकड़ लेती हैं। क्यों रे चिंटो मिंटो, तुम दोनों यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो? पैसे किसने दिए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे कुछ ठंडा खाने की? वो दादी, सॉरी दादी, कान छोड़ो, दर्द हो रहा है। फिर ममता जी दोनों को घर में ले जाके खूब डांट लगाती है। आज से डेली सुबह 2 घंटे तुम दोनों धूप में खड़े रहकर सुबह की धूप सेकोगे और सुबह सुबह गर्म पानी से दिन की शुरुआत करोगे। माँ जी वो अभी छोटे हैं। सुबह की धूप स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, उससे हड्डियां मजबूत होती है और पानी से पाचन अच्छा रहता है। अब इसे करेंगे तभी तो आदत बनी रहेगी। बेचारे चिंटू मिंटू, एक आइसक्रीम के लिए दोनों को इतनी कड़ी सजा झेलनी पड़ती है, वो भी गर्मी में। ऐसे ही एक दिन, सोनम, मेरी रेड वाली फाइल कहाँ है? जल्दी से दे दो, रवि आया है फाइल लेना है।
ये लीजिए जी। ये लो रवि फाइल। भाई बाहर गर्मी है, एक गिलास पानी पिला देते तो अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं। सोनम पानी दो रवि को। ये लीजिए। इतना गर्म पानी गर्मी में? गर्म पानी कौन पीता है भला? ओ नो, इससे अच्छा तो बाहर से बिस्लरी की ठंडी बोतल खरीद लूंगा। भाभी जी ये लीजिए, अचानक से पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा। और रवि वहां से चला जाता है। देखा माँ जी, आपके कारण आज इनका कलीग बिना पानी पिए ही चला गया। मेरे घर जो भी आएगा उसे गर्म पानी ही पीना होगा। अब पीना है तो पिए वरना जाए। माँ, हम पे जुल्म करो तो ठीक है, पर बाहर वालों पर क्यों? आज तो आपने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे ही घर में जो कोई भी आए उसे गर्म पानी ही मिलता। ऊपर से इतनी गर्मी में ममता जी के कारण घर के सभी लोगों को हर काम के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। आखिर क्या होगा आगे? ममता जी कभी सुधरेंगी भी या घर में गर्म पानी का ही चलन चलेगा? देखने के लिए अगले भाग का इंतजार करिए। राधे श्याम जी के 3 बेटे थे, कमल, अमित और राजीव। राधे श्याम जी की पत्नी का स्वर्गवास काफी पहले हो चुका था। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन राधे श्याम जी की हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत की वजह से सबसे बड़े बेटे कमल की पत्नी सुमित्रा और अमित की पत्नी रुक्मिणी को अच्छी खासी परेशानी होती थी। उनके ससुर यानी कि राधे श्याम जी जब देखो तब बहुओं के काम में कमी निकाल निकाल कर दिन भर उनको परेशान किया करते थे। पापा जी, आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। आपको बहुत दिनों से स्पेशल खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। मन नहीं करेगा तो और क्या होगा, रोज मूंग की दाल बनाकर रख देती हो। अरे भाई उम्र हो गई तो क्या खाने की चीजों का मन नहीं होगा? अरे मन तो सबका करता है। पापा जी, इसीलिए तो भाभी ने आपके लिए इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। आज खा लीजिए, आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। अच्छा ठीक है, बातें मत बनाओ, जल्दी जाकर खाना लेकर आओ। कब से इंतजार कर रहा हूँ, एक सब्जी बनाने में 3 घंटे लगा देती हो। पापा जी, सिर्फ 20 मिनट तो हुए हैं और आप भी तो अभी अभी बाजार से आए हैं। अरे अब जल्दी खाना लगाओ, मुझे तुम लोगों की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। ये लीजिए पापा जी, मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए। और जल्दी से बताइए सब्जी कैसी बनी है? भाभी ने बहुत मेहनत से बनाई है। हाँ, मेहनत? इस सब्जी को खाकर तो लगता है कि इससे अच्छी तो लौकी की सब्जी होती है। ना कोई स्वाद ना कोई अता पता। अरे क्या बना कर रख दिया। लेकिन पापा जी सब्जी तो मैंने भी चख कर देखी थी, बहुत अच्छी बनी है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? एक तो बेस्वाद पनीर की सब्जी मेरे आगे ला कर रख दी, ऊपर से अपनी चला रही हो। लेकिन पापा जी, सब्जी तो अच्छी है, आपको पसंद नहीं आई क्या? इसमें मसाला देखा? अरे कितना कम मसाला डाला है। पनीर की सब्जी ऐसे कोई बनाता है क्या, रोती हुई? अरे कुछ तो स्वाद डाला होता। लेकिन पापा जी, बच्चे ज्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जी नहीं खा पाते ना, इसलिए। अरे मिर्च मसाला तो छोड़ो, ये पनीर देखो कितना टाइट है। मुझे नहीं खानी है ऐसी सब्जी, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन पापा जी दूसरी सब्जी बनाने में तो वक्त लग जाएगा। तो बाजार से ऑर्डर कर दो भाई, कुछ भी करो, मुझे बस खाना खाना है। तुम लोगों की बातों से मेरा तो पेट नहीं भरना। किचन में जाने के बाद इतने मन से पनीर बनाया था और इतना स्वादिष्ट बनाया, बच्चों ने तो पेट भर भर के खाया। बस पापा जी के नखरे ही अलग है। भाभी, पापा जी के आगे अब दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना भी परोस दोगी ना, वो उसमें भी कमियां ही निकालेंगे। आप तो उनकी आदत अच्छी तरह से जानती है ना। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ससुर है ना हमारे, कुछ कह भी तो नहीं सकते। भगवान ऐसे ससुर किसी को ना दे। ठीक कहती हैं भाभी, मैं भी ना पापा जी की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। अगले दिन सुबह के वक्त, रुक्मिणी बहू, मैंने अपना सफेद कुर्ता पजामा धोने के लिए दिया था, अभी तक धोया या नहीं? पापा जी धोकर सुखाकर प्रेस करके आपकी अलमारी में रख दिया है, जरा देखिए तो सही। ये धुला हुआ कुर्ता पजामा है, कितना मैला है। लगता है कि बहू तुमने बिना धोए ही अलमारी में रख दिया है। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ये गंदा क्यों लग रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है।
कहाँ साफ है? इसकी कॉलर देखो कैसी लग रही है। पापा जी वो गंदी नहीं, ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए उसकी कॉलर का कलर ही थोड़ा सा बदरंग लग रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। ये कुर्ता पजामा फिर से धो देना और फिर से इस्त्री करना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पापा जी सारे कपड़े मशीन में धुलते हैं, लेकिन आपका कुर्ता पजामा मैंने रगड़ रगड़ कर अपने हाथों से धोया। आपको पसंद क्यों नहीं आया? देखो बहू, मेरी नजर में ये कुर्ता पजामा गंदा है और इस तरह के गंदे कपड़े मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकर जाओ इसे और दोबारा अच्छे से धोकर लाओ। क्या मुसीबत है, पापा जी के नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इस जगह तो अगर सासू माँ जिंदा होती तो ज़्यादा ठीक होता, कम से कम कुछ तो समझती। ये तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। और फिर एक दिन, पापा जी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। 6 महीने हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। मैंने कमल से बात कर ली है, उन्होंने मेरा टिकट भी करवा दिया है। टिकट करवा लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? मैं इस घर में सबसे बड़ा हूं तो पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए ना बहू। लेकिन पापा जी कमल से बात हो गई है मेरी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के घर जा सकती हूँ, और वैसे भी इतने दिन हो गया है तो। देखो बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूं और मुझे इस तरह जवाब मत दो। अभी मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 महीने बाद चली जाना। लेकिन क्यों? 2-3 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? और वैसे भी मैं सिर्फ 1 सप्ताह के लिए तो जा रही हूँ। हो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुमने मुझसे बिना पूछे टिकट करवाया है ना, इसलिए अब अगर तुम अपने मायके गई तो ये मेरा अपमान होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, मैं तो बस अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मैंने कह दिया सो कह दिया। शाम को जब कमल ऑफिस से आएगा तो मैं उसे भी कह दूंगा। और ऐसा ही होता है। जब शाम के वक्त कमल ऑफिस से आता है तो राधे श्याम जी उससे ज़बरदस्ती सुमित्रा के मायके जाने का टिकट कैंसिल करवा देते हैं। सुमित्रा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन रुक्मिणी के मायके से फ़ोन आता है कि रुक्मिणी के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और रुक्मिणी अपने ससुर राधे श्याम के पास पहुंचती है। पापा जी, मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और मुझे मायके जाना है। मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब भाभी को जाना था और उन्होंने आपसे नहीं पूछा तो आप बहुत नाराज़ हो गए थे ना। क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? पता नहीं, 2 दिन से बहुत बुखार है, उतर ही नहीं रहा है। थोड़ा सा बुखार ही है ना, उतर जाएगा। अभी जाने की क्या जरूरत है? अमित का ऑफिस में कितना काम होता है। मायके चली जाओगी तो उसका काम कौन करेगा? पापा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो बहू, 2-3 दिन बाद चली जाना। हमारे दूर के रिश्तेदार घर आने वाले हैं, उनके लिए पूरा दिन तरह तरह का खाना बनाना, उनका ख्याल रखना, वो सब कौन करेगा? सुमित्रा का तो क्या भरोसा, पता चला बिना नमक की पनीर की सब्जी बनाकर खिला दी फिर से। तभी वहाँ पर सुमित्रा आ जाती है। पापा जी, मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी और इसीलिए आपके कहने पर मैं रुक गई। लेकिन आप प्लीज़ रुक्मिणी को जाने दीजिए। मैंने अभी अभी बताया ना, घर में रिश्तेदार आने वाले हैं और इस वजह से तुम दोनों का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। पापा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे रिश्तेदारों को मैं संभाल लूँगी। लेकिन अभी रुक्मिणी के पापा की तबीयत खराब है, भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होने वाला। और जब मैंने एक बार मना कर दिया तो रुक्मिणी नहीं जाएगी। पापा जी, आप हम दोनों बहुओं के साथ इतनी ज़्यादती नहीं कर सकते, और आप रुक्मिणी को मायके जाने से रोक भी नहीं सकते। मैं देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं। बहुत जबान चलाने लगी है, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। इतना कहकर राधे श्याम अपनी बहू सुमित्रा के ऊपर हाथ उठा देते हैं। सुमित्रा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति कमल से बात करती है। कमल, अब मुझे इस घर में एक दिन भी नहीं रहना। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो? अरे ऐसा तो बहुत दिनों से हो रहा है। पापा जी की बातें और ज्यादती कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने मुझे मायके नहीं जाने दिया और आज तो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वो तुम्हारे ससुर है, अगर उनकी कोई बात मान लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कमल, यहाँ बात मानने न मानने की नहीं है।
वो मेरे और रुक्मिणी के ऊपर अपनी हर बात चलाते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। आज रुक्मिणी के पापा की तबीयत खराब है और उसे मायके नहीं जाने दिया। क्या ये सही बात है? और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मेरे ऊपर हाथ उठाने लगे। जरूर तुमने ही बदतमीजी की होगी। पापा कभी अपनी बहुओं के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, इतना तो मैं भी जानता हूं। सुमित्रा अपने पति की बात सुनकर बहुत दुखी थी। तो क्या होगा? सुमित्रा का फैसला क्या होगा? क्या वो घर छोड़कर चली जाएगी या फिर अपने ससुर जी की हरकतों को बर्दाश्त करती रहेगी? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का अगला भाग। अब तक आपने सुना राधे श्याम जी जब अपनी बड़ी बहू सुमित्रा पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तो उसे बुरा लगता है और सुमित्रा इस बात की शिकायत अपने पति कमल के साथ कर देती है। लेकिन कमल अपने पिताजी की इस हरकत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। आपको अपनी पत्नी के सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं भला आपके पापा के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? देखो सुमित्रा, तुम बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है पापा से तो कहीं और जाकर रह लो। क्या? कमल, मुझे पापा जी से परेशानी नहीं है, उनकी हरकतों से परेशानी है। पर अब जब आपने कह दिया है कि मुझे घर छोड़कर जाना चाहिए तो मैं यहां 1 मिनट नहीं रहूंगी। इतना अपमान होने के बाद मेरे लिए यहां रहना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जहां जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन याद रखना मैं अपने पापा पर इस तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगने दूंगा। और इस तरह से सुमित्रा घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर राधे श्याम जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वक्त के साथ अब राधे श्याम जी मेन मेक निकालने के साथ साथ ठरकी भी होने लगे थे। एक दिन सुबह के वक्त, रुक्मिणी बहू, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। जी पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए पापा जी आपकी चाय। अरे क्या बात है बहू, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। लाल रंग की साड़ी खूब जचती है तुम्हारे गोरे रंग पर। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सही तो कह रहा हूँ, अब सुंदर लग रही हो तो कह दिया। वैसे अभी तक नहाई नहीं हो शायद। नहीं पापा जी, बस नहाने जा रही थी, लेकिन आपने चाय के लिए बुला लिया तो बीच में से ही आ गई। अच्छा ठीक है, चाय तो मैं पी लूँगा, तुम जाकर नहा लो। और सुनो, कोई लाल रंग के कपड़े पहना। मैंने कहा ना, अच्छा लगता है तुम पर लाल रंग। पापा जी कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हैं। रुक्मिणी बाथरूम के अंदर नहाने जाती है और उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे के पास से कोई छुपकर उसे देख रहा था। कौन है बाहर? कोई है क्या? नहाने के बाद रुक्मिणी अपने कमरे में जाती है। अमित, अभी जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है। अरे रुक्मिणी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि घर में पापा जी, तुम्हारे और मेरे सिवा तो इस वक्त कोई भी नहीं है। नहीं अमित, मैंने किसी की कदमों की आहट भी सुनी थी, कोई तो था वहां पर। कौन होगा? कमल भैया ऑफिस गए हैं, राजीव घर में नहीं है, भाभी तो कब का घर छोड़कर चली गई है। रहे पापा जी। अब तुम ही बताओ कौन हो सकता है। अच्छा ठीक है, हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन अमित आज सुबह जब मैं पापा जी को चाय देने गई ना तो वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी अजीब बातें? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझसे कह रहे थे कि लाल रंग की साड़ी पहना करो, इसमें बहुत सुंदर लगती हो। अरे तो उसमें अजीब क्या है? तुम उनकी बहू हो, अच्छी लग रही हो तो तारीफ कर दी होगी। तुम भी ना छोटी सी बात को लेकर कितना सोचती हो। शायद आप ठीक कहते हैं। चलिए, आपके ऑफिस का वक्त हो रहा है, मैं जल्दी से आपका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। बिल्कुल, मुझे 5 मिनट में ऑफिस निकलना है, तुम जल्दी से टिफ़िन लेकर आओ और मैं निकलूँ। अमित के घर से ऑफिस जाने के बाद घर के अंदर रुक्मिणी और राधे श्याम जी ही रह गए, क्योंकि कमल और राजीव तो पहले ही घर में नहीं थे। रुक्मिणी किचन में काम कर रही थी, तभी राधे श्याम जी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ लगाते हैं। क्या हुआ पापा जी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देते। अरे कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, तुमने मेरे कहने से ये लाल रंग की साड़ी फिर से पहन ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम्हारी तारीफ करने आया था।
ठीक है पापा जी, ये सब तो आप सुबह कह चुके हैं ना। क्या बहू, एक तो मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारे पास खड़ा हूँ और तुम डर रही हो। पापा जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता समान। इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? अरे जरा सा हाथ क्या लगा दिया तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, अगर तुमने मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश की ना तो सुमित्रा की तरह तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। दूर हटिए। आप मेरे पिता के समान हैं और ये सारी हरकतें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ जो सुमित्रा भाभी घर छोड़कर चली गई। मैं आज ही अमित से आपके बारे में बात करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा मुझ पर शक करेगा? उल्टे कान पकड़कर तुमको ये घर से बाहर निकाल देगा, ठीक वैसे ही जैसे कमल ने सुमित्रा को निकाल दिया। इसलिए चुपचाप रहो और जल्दी से खाना बनाकर बाहर टेबल पर सर्व करो, मुझे जोर से भूख लगी है। पापा जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज तो तुम्हें मैं बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। वैसे सिर्फ कोशिश ही कर पाया क्योंकि कुछ दिखाई नहीं मुझे। क्या? इसका मतलब मेरा शक सही था। जब मैं नहा रही थी तो मुझे लगा कि कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है और वो आप थे। अरे कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं दिखा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किसी से मेरी शिकायत की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शाम के वक्त जब ऑफिस से अमित घर लौट कर आता है तो रुक्मिणी उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ रुक्मिणी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं अमित, मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि जब मैं बाथरूम में नहा रही थी मुझे ऐसा लगा कोई छिपकर मुझे देख रहा था। अरे पर मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अमित? आज पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मुझसे अजीब अजीब और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। ये तुम्हें क्या हो गया रुक्मिणी? तुम अपने ससुर पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अमित, मैंने सुबह भी आपको इशारा करने की कोशिश की थी जब पापा जी लाल रंग की साड़ी में मेरी तारीफ कर रहे थे। लगता है तुमने उस बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। देखो रुक्मिणी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं अमित, मैं नहीं समझ सकती। आपके ऑफिस जाने के बाद आज जब मैं किचन में काम कर रही थी तो पापा जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो वो छुपकर मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे। बस करो रुक्मिणी, बहुत हो गया। इस तरह का गंदा इल्जाम अपने ससुर पर लगाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे कोई और होता तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन वो मेरे पापा है। हद हो गई बदतमीजी की। और बदतमीजी मेरे पापा नहीं बल्कि तुम कर रही हो। अमित, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? हो सकता है कि सुमित्रा भाभी की तरह तुम्हें भी पापा जी के घर में रहने से परेशानी होती होगी। बोझ बन गए ना मेरे पापा जी तुम्हारे ऊपर, इसलिए अब तुम उन्हें घर से बाहर निकलवाना चाहती हो, वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाकर। ऐसी बात नहीं है अमित, मैं सच कह रही हूँ। देखो रुक्मिणी, मैं अपने पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो सुमित्रा भाभी की तरह तुम भी ये घर छोड़कर जा सकती हो। आखिर क्या फैसला लिया रुक्मिणी ने? उसके साथ हुई इस गंदी हरकत के बाद भी क्या वो चुपचाप रही या फिर उसने अपने लिए कोई कदम उठाया? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। अमित ने भी वही हरकत की जो कमल ने अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ की थी। अपने पति की बातों से नाराज होकर रुक्मिणी भी घर छोड़कर चली गई, क्योंकि अपने साथ हुए गलत व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब घर में राजीव बचा। कुछ ही दिनों के बाद राजीव की शादी उर्मिला नाम की लड़की के साथ हो गई। उर्मिला बहुत ही संस्कारी लड़की थी, लेकिन वो कभी किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती थी। उर्मिला को धीरे धीरे पता चला कि उस घर की दोनों बड़ी बहनों के साथ क्या हुआ था, और उर्मिला ने ठान लिया कि वो इस घर में सब कुछ ठीक करके रहेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अरे उर्मिला बहू, मैं जरा मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ।
1 घंटे में लौट कर आता हूँ, मेरे लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखना। जी पापा जी, जैसा आप कहें वैसा ही करूँगी। उर्मिला, मुझे भी ऑफिस निकलना है, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। हाँ हाँ राजीव, क्यों नहीं, मैंने सब लोगों का नाश्ता बना दिया है, कमल और अमित भैया का भी। एक काम करते हैं, सब लोग साथ में ही नाश्ता करते हैं। नहीं उर्मिला, वो पापा को ना अकेले में नाश्ता करने की आदत है, हम सब लोगों के जाने के बाद ही नाश्ता करते हैं वो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस घर में आ गई हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करो। अरे लेकिन ऐसा क्यों उर्मिला? अरे बस ऐसे ही, सब लोग साथ में रहे इसलिए। मैं जानती हूँ पापा जी अकेले में नाश्ता क्यों करते हैं, ताकि बाद में खाने की चीज़ों में मिनमेख निकाल कर अपनी बहू को परेशान कर सके। शादी से पहले रुक्मिणी और सुमित्रा दोनों भाभियों से मिल चुकी हूँ मैं, लेकिन अब इस घर में ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। कुछ देर के बाद सब लोग नाश्ते के टेबल पर इकट्ठा होते हैं। अरे तुम तीनों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, पहले तुम तीनों खाओ, मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद नाश्ता करूँगा। नहीं पापा जी, अब से ना इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग साथ में खाएंगे, मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर खाऊंगी। मैं सबका बच्चा कुछ क्यों खाऊं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है। आओ बेटा, तुम भी साथ में बैठो। अरे उर्मिला, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ कमल भैया ठीक कह रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। पापा जी आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या हुआ, आपको नाश्ता पसंद नहीं आया? कुछ कमी है क्या इसमें, मसाला या कुछ कम हो तो बता दीजिए ना। अरे कैसी बात करती हो, और उर्मिला इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है कि कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता। क्यों पापा, है ना बहुत अच्छा? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। बाकी आप इस उम्र में क्या स्वाद है। थैंक यू पापा जी। वैसे मुझे लगता था कि आप खाने की चीज़ों को लेकर काफ़ी नखरे करते होंगे, मेरा मतलब आपको खाने पीने का बहुत शौक है, ऐसा सुना है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जो बन गया वही चुपचाप खा लेता हूँ। अरे तुम तीनों ने अभी तक कमल, नाश्ता नहीं राजीव और किया, अमित तीनों ही पहले ऑफिस तुम चले तीनों जाते खाओ। हैं। राधे श्याम जी किसी भी तरह अपनी बहू उर्मिला को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे, और इसलिए वो अपने ढेर सारे कपड़े लेकर उर्मिला के पास आते हैं। देखो बहू, ये सारे कपड़े धो देना और अच्छी तरह से धोना, कपड़ों पर जरा सा भी दाग धब्बा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी पापा, पर आप अब मुझे ये कपड़े धोने के लिए दे रहे हैं, सुबह देने चाहिए थे ना, मैं सुबह के वक्त वॉशिंग मशीन लगाकर सब धो देती। अरे तो अभी कौन सा काम है, अभी भी तो धो सकती हो ना कपड़े। बिल्कुल पापा जी, एकदम ठीक कहा। अभी मशीन लगाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ और शाम तक आयरन करके बिल्कुल तैयार कर दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, बच्चों के ऑफिस से आने से पहले ये काम निपटा देना, बाद में उनके साथ बैठकर बातें करने में बिजी हो जाता हूँ, फिर मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगा कि तुमने कपड़े ढंग से धोए या नहीं धोए। पापा जी आपको ना ससुर नहीं सास होना चाहिए था, बहुओं को बहुत तंग किया है ना आपने, अब मैं बताऊंगी आपको।